नेक्स्ट है हमारा एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि पिछले क्लास में हम आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स और कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ाए थे और उस क्लास में आपको कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और भी तरह के स्यूडो फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बारे में हम आपको बढ़िया तरीके से समझाए थे। इस क्लास में हम उस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं जो पुराना सवाल है हमारा जेई एडवांस का। ठीक है, एक्चुअल में इस सवाल के अंदर हमें कोरियोलिस फोर्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं था क्योंकि इसमें सब समझाया हुआ है। ठीक है, इस सवाल जो है टफ इसलिए है क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर इस सवाल के दो पार्ट्स थे, पैराग्राफ में सवाल आया था। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सवाल है उसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, नहीं तो बाकी सब जो है आसान है क्योंकि सारे के सारे चीजें इसमें समझा चुके हैं। तो हम पूरा का पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है और इसमें लिख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम कुछ समझा सकते हैं। उसको आप को हम पीडीएफ डाल देंगे, आप आराम से उस पीडीएफ को देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। ठीक है, और इंटरनेट पे ऐसे भी अवेलेबल है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं। हमारे पास एक इस तरह का सर्कुलर डिस्क है, इस तरह का डिस्क है, ये बिल्कुल स्मूथ है, किसी प्रकार का कोई रफ सरफेस नहीं है, सर्कुलर डिस्क है और कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ है। ठीक है, और ये जो डिस्क है वो ऐसे हम भले ही बोर्ड के प्लेन में बनाए हैं लेकिन डिस्क इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क का सरफेस है इस तरह के हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और डिस्क के सेंटर से पास होने वाला एक वर्टिकल लाइन है इस तरह से, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है सेंटर से पास होने वाला, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, जो डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम बोर्ड के प्लेन में उस डिस्क को ऐसे नहीं बनाकर हम ऐसे बना दिए। ठीक है, अभी हमारा ऐसे आता हुआ क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अच्छी बात है। बोर्ड के ए जो डायरेक्शन है, ए वाला जो डिस्क ऐसे था हॉरिजॉन्टल में पड़ा हुआ, तो ए डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस है और ए डायरेक्शन हमारा वाई एक्सिस है। तो ऑफ कोर्स अगर हम बोर्ड के प्लेन में देखें तो ए हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ है। ठीक है, ये हमारा इस तरह का डिस्क है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ऊपर प्लस के कैप तो नीचे माइनस के कैप। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी वेक्टर इक्वल टू 0 इनटू माइनस के कैप है, नीचे की तरफ है। अच्छी बात है, के कैप की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस के लो। इस डिस्क के अंदर जो है इस तरह से पतला सा नली बनाया हुआ है सेंटर से पास होते हुए, ऐसे ये हमारा पूरा डिस्क है और ऐसे स्लॉट्स हैं, ऐसे नली ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर एक एम मास का ब्लॉक रखा गया है जो कितना डिस्टेंस दूर है, r/2 डिस्टेंस दूर है, कहां से, सेंटर से। शुरुआत में ये ब्लॉक r/2 डिस्टेंस दूर था जब टाइम 0 था और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था। ठीक है, अब समझिए, अब हम क्या किए कि इस डिस्क को जेड एक्सिस के अलोंग, ये पूरा हमारा डिस्क है ऐसे और ये हमारा जेड एक्सिस है सेंटर से पास होते हुए, तो पूरे के पूरे डिस्क को हम रोटेट कर दिए बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऑफ कोर्स दिस एंगुलर वेलोसिटी इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम इसको रोटेट कर दिए। तो हमारा सवाल है
सवाल है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ब्लॉक कोई भी टाइम टी पे फ्रॉम सेंटर। ऑफ कोर्स ए ब्लॉक जो है वो मूव करेगा, तो कोई भी टाइम टी पे इसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, ये बताइए। और दूसरा सवाल है कि नॉर्मल फोर्स कितना अप्लाई करेगा डिस्क, ये बताइए। ठीक है, एक सवाल में एक चीज और दिया हुआ है जो सवाल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम डिस्क को रोटेट करेंगे, जब हम डिस्क को रोटेट करेंगे और इस फ्रेम से सारे के सारे फोर्सेस अगर हम देखेंगे इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो हमको दो तरह के फोर्सेस दिखाई देंगे। सर दो तरह के फोर्सेस में मतलब दो तरह का फोर्सेस मतलब ये हुआ कि एक फोर्सेस होगा जो इनर्शियल फोर्सेस होंगे, रियल फोर्सेस होंगे। इनर्शियल फोर्सेस का मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फोर्सेस होंगे वो। सर क्या क्या, एम मास के ब्लॉक पे नॉर्मल लगेगा, जो स्लॉट्स लगाएगा, दीज आर स्लॉट्स। तो जो नली है, नली का जो नीचे वाला सरफेस है, डिस्क का सरफेस, वो एम मास के ब्लॉक को पुश करेगा ऊपर की तरफ बाय नॉर्मल एन से। अच्छी बात है। साथ ही साथ ये जो ग्रुप है इस तरह के ग्रुप, उस पे ब्लॉक का सरफेस स्लॉट्स के सरफेस पे नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल ब्लॉक के सरफेस पे इधर लगेगा, या हो सकता है इधर से इधर लगे, हम सब देख लेंगे। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो किनारे वाला जो स्लॉट्स है, ठीक है, किनारे वाला जो स्लॉट्स है वो भी इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा सकता है, और नीचे वाला सरफेस है वो भी उस पे नॉर्मल लगा सकता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल यही है। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखेंगे तो एक रियल फोर्सेस हम देखेंगे, रियल फोर्सेस जैसे नॉर्मल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो एम मास पे लगेगा। साथ ही साथ ये दोनों फोर्सेस स्यूडो फोर्सेस हैं, दीज आर कॉल्ड स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस, सर स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं? हम आपको पढ़ाए हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पे एक टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो फोर्स है ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। आप आराम से इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स तब आएगा जब इस एम मास के ब्लॉक के पास एक रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा। अगर नहीं है रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कोरियोलिस फोर्स जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो कोरियोलिस फोर्स शुरुआत में कितना आएगा? जीरो। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर आएगा? आपको पता है कि हमेशा सेंटर से अवे लगता है, तो इसलिए इधर की तरफ लगेगा। जब सेंटर से अवे लगेगा तो एम मास का ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, और ऑफ कोर्स जैसा ही ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव होगा, और वेलोसिटी जैसे ही अचीव हुआ तो उस केस में कोरियोलिस फोर्स भी लगना शुरू। ठीक है, आराम से समझिएगा, सवाल टफ नहीं है, बस आराम से समझना है। सवाल के फर्स्ट पार्ट को हम आराम से करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास इस तरह का ऐसे स्मूथ डिस्क था, और ये हमारा स्लॉट्स था। ठीक है, कोई भी टाइम टी पे एम मास का ब्लॉक आ जाएगा यहां की तरफ ऐसे, क्योंकि इस एम मास के ब्लॉक पे सामने की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उसका वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि पूरे के पूरे डिस्क को हम रोटेट कर रहे हैं बाय जेड एक्सिस, बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सामने की तरफ,
तो इस ब्लॉक के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन आएगा a। कितना एक्सेलरेशन आएगा? a आएगा। ठीक है, सामने की तरफ एक्सेलरेशन a आने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सामने की तरफ होने की वजह से लगातार m मास के ब्लॉक का स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस समय इसके पास स्पीड भी होगा vr। लेट्स vr सब निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम अगर इस m मास के ब्लॉक पर रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है यहां से यहां तक r, तो रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं अलोंग रेडियल डायरेक्शन, तो हमें पता है कि इस m मास के ब्लॉक पे रेडियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, दिस। तो दिस फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एंड दिस कैन बी रिटन एज a। आपको पता है कि m और m कट जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है सर, ए एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? तो ए एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि r के जो डबल डेरिवेटिव है वही हमारा क्या है? ऑफ कोर्स a है, बराबर ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया, यही हमारा सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ठीक है, क्योंकि ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसी को सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। ठीक है, ऐसे खैर हम सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं होता है, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, क्लास में इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले ही मैथमेटिकल फिजिक्स में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी कोई जानते हैं तो आराम से इसको छोटा सा सॉल्व करते हैं, आराम से समझिए। अगर कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम मानते हैं कि जो r है सॉल्यूशन वो e का पावर लेमडा t है, e का पावर लेमडा t। ठीक है, जहां लेमडा कोई जो है, लेमडा इज नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, एक चीज और है, यहां लेमडा की जगह पे नॉन जीरो नंबर लिख दीजिए, नॉन जीरो नंबर। ठीक है सर, क्यों? वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं एक रियल नंबर ही आएगा, एक नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं हो सकता। अब जैसे ही यहां पर अगर हम लिखेंगे तो r का वैल्यू, तो आपको पता है कि r इज इक्वल टू ई का पावर लेमडा t है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? d2r अपॉन dt स्क्वायर। सबसे पहले तो d2r अपॉन dt स्क्वायर, तो पहले तो हम dr बाई dt निकाल लेते हैं। e का पावर लेमडा t का डेरिवेटिव क्या होगा? आप बोलेगा वही होगा e का पावर लेमडा t इंटू लेमडा टी का डेरिवेटिव लेमडा। ठीक है सर, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो d2r बाई dt स्क्वायर आएगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर करेंगे तो e का पावर लेमडा टी तो होगा ही, और लेमडा टी का फिर से करेंगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक और लेमडा था। तो अगर हम इस चीज को यहां पर रखें इस इक्वेशन के अंदर, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर की जगह पे e का पावर लेमडा टी इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r की जगह पे, आप बोलिएगा सर r की जगह पे हो सकता है e का पावर लेमडा टी इक्वल टू 0।
ई का पावर लेमडा टी, ई का पावर लेमडा टी कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ए वाला जो टर्म है ई का पावर 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ई का पावर समथिंग आप ग्राफ पहले से ही जानते हैं, ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो कभी भी 0 से हमेशा ऊपर होगा, 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए ए वाला टर्म तो 0 नहीं हो सकता है। 0 टर्म का टर्म करने की जिम्मेवारी किसका है? लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का। तो ऑफ कोर्स दिस इज इंप्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। लेमडा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस ओमेगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन का बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है लीनियर डिफरेंशियल का होता है आर ऑफ टी इक्वल टू ए ई का पावर लेमडा 1 इंटू टी प्लस बी ई का पावर लेमडा 2 इंटू टी, ठीक है। ये होगा कभी भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो बताइए यहां पर कि आर ऑफ टी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन ए क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि कोई भी लीनियर सॉल्यूशन अगर होता है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर आपको हम वेक्टर में पढ़ाए हैं कि अगर मान लेते हैं ए वेक्टर है और बी वेक्टर है हमारे किसी प्लेन में, तो इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो आप पढ़ाए थे आर वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो उसी तरह यहां पर भी है, उसी तरह यहां पर भी है। अगर हमारे पास दो तो सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होगा, ए का पावर लेमडा 1 टी प्लस बी ई का पावर लेमडा 2 टी, ठीक है। तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए, हमारे ए और बी दो ठो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्योंकि दो ठो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर नहीं रहेंगे तो हमारे पास डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? दो ठो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ टी इक्वल टू, एक बार कैमरा में चेक कर लेते हैं, यस, आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई का पावर लेमडा 1 ऑफ कोर्स प्लस ओमेगा लिखेंगे इनटू टी प्लस बी ई का पावर माइनस ओमेगा इनटू टी। ये आ गया, ये आ गया मेरे पास। सर ना हमें ए पता है ना बी पता है, अगर ए और बी पता हो जाता तो हम आर ऑफ टी निकाल लेते, ठीक है, निकाल लेंगे। याद कीजिए कि जब टाइम 0 था तो m मास का ब्लॉक यहां पे था और इसका जो r था वो r/2 के बराबर था। इसका इनिशियल पोजीशन जो था सेंटर से डिस्टेंस वो r/2 था। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें टाइम 0 रखेंगे तो ऑफ कोर्स हमको r के जगह पे कितना रखना पड़ेगा? r/2। तो ऑफ कोर्स t इक्वल टू 0 पे r का वैल्यू कितना होगा? r/2 रखिए इस चीज में, तो यहां पर आएगा r/2 बराबर a e का पावर 0 ऑफ कोर्स 1 और प्लस b e का पावर 0 ऑफ कोर्स 1, तो a प्लस b। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया। a और b को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम कर देंगे, इरेज कर रहे हैं। दूसरा, सर दूसरा इक्वेशन कैसे लाइएगा? ला देंगे, ला देंगे, दूसरा इक्वेशन भी ला देंगे, आराम से समझिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। दूसरा इक्वेशन अगर हमको लिखना है तो हमें एक चीज और पता था कि जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी दी हुई थी कितनी? 0। तो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0 दिया है, पोजीशन अगर हमको दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऑफ कोर्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, e का पावर का डेरिवेटिव वही होगा, लेकिन ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव कितना होगा? ओमेगा प्लस b इंटू ई का पावर का डेरिवेटिव वही होगा और अगेन माइनस ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहां पर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है a e का पावर ओमेगा टी ओमेगा और माइनस
बी ओमेगा ई का पावर ओमेगा टी माइनस, काम आएगा हमको कभी भी रेडियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ी तब। अब हमको दिया हुआ है सवाल में कि t इक्वल टू 0 पे रेडियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई वेलोसिटी नहीं था क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था। तो अगर हम 0 रखेंगे तो इसकी जगह पे 0 रखिए, तो 0 बराबर a ओमेगा माइनस b ओमेगा, क्योंकि e का पावर 0 1 हो जाएगा, e का पावर 0 ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स a बराबर यहां से क्या आ जाएगा b। जैसे ही a और b इक्वल आ गए, अगर a और b अगर इक्वल है तो ऑफ कोर्स a और b का वैल्यू कितना आ गया r/4। ठीक है, a और b अगर इक्वल है तो a की जगह पे a रख देंगे, a 2a बराबर r/2। तो यहां से a और b के दोनों का वैल्यू आ जाएगा r/4। ठीक है, r/4, बढ़िया बात है। a और b का वैल्यू आ गया हमारे पास r/4। जैसे ही a और b का वैल्यू r/4 आ गया तो कोई भी टाइम t पर पार्टिकल का पोजीशन आ गया मेरे पास, क्या आ गया, a के वैल्यू भी r/4 और b के वैल्यू भी r/4 कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा e का पावर ओमेगा टी प्लस e का पावर माइनस ओमेगा टी। और यही हमारा पार्टिकल का क्या आ गया, पोजीशन। यही पार्टिकल का पोजीशन आ गया कोई भी टाइम t पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक फर्स्ट पार्ट था और ये पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट था हमारा सवाल का कि ये पूरे के पूरे डिस्क जब रोटेट कर रहा है तो इस m मास के ब्लॉक पे कोई भी टाइम t पर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ये बताइए, जो डिस्क अप्लाई करेगा। डाल देंगे, सब निकाल लेंगे, आराम से समझिए, इसको इरेज कर रहे हैं। सवाल का हमारा सेकंड पार्ट है, सवाल का हमारा सेकंड पार्ट है। ये हमारा है डिस्क, ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो गया स्लॉट्स। ठीक है, कोई भी टाइम टी पे ये हमारा ब्लॉक है ऐसे यहां पर। और ये पूरा का पूरा जो स्लॉट्स है बाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सामने की तरफ रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी है वी आर, और ऑफ कोर्स यहां से डिस्टेंस है सवाल में दिया हुआ कितना r। हम आपसे पूछे कि m मास के ब्लॉक पे इस समय कौन कौन से फोर्सेस हैं, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। हम सवाल में बताए थे, सवाल में दिया हुआ था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा F इनर्शियल प्लस स्यूडो फोर्स 2m इंटू वी आर क्रॉस ओमेगा और प्लस m इंटू ओमेगा क्रॉस r ओमेगा क्रॉस r नहीं ओमेगा, ये बताए थे। थोड़ा सा इसके हेल्प से इनर्शियल फोर्सेस तो आएंगे ही m मास के ब्लॉक पे, कौन कौन से अभी दिखाते हैं, आराम से समझिएगा। ए हमारा ऐसे डिस्क है और m मास का ब्लॉक उसके ऊपर पड़ा हुआ है। हमको पता है कि डिस्क का नीचे वाला सरफेस जो होगा वो पुश करेगा बाय नॉर्मल m से। तो इस m मास के ब्लॉक पे बाहर की तरफ एक फोर्स आएगा, फोर्स ये हमारा z एक्सिस था। ये जो डिस्क है हॉरिजॉन्टल में, बस उसी को हम बोर्ड के प्लेन में दिखाए हैं। तो फोर्स आएगा बाहर की तरफ, ऑफ कोर्स हमारा m, इसको डॉट लिखते हैं। और m मास के ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। ठीक है, तो n इक्वल टू mg तो होगा ही, mg तो होगा ही, n इक्वल टू mg तो होगा ही। वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ, साथ ही साथ ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे स्पाइरल मोशन करते हुए।
तो m मास के ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, मतलब जितना फोर्स होगा नीचे उतना ही फोर्स होगा ऊपर। सो डिस्क ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, आप बोलेगा n फोर्स लगाया। और m मास के ब्लॉक पे कितना फोर्स है नीचे की तरफ, mg की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। n बराबर क्या होगा, mg। वो हम लिख देंगे, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन एक नॉर्मल और आएगा। सर एक नॉर्मल और आएगा मतलब, दिखाते हैं। रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है आगे की तरफ, तो इस m मास के ब्लॉक पे कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा। सर किधर किधर, वी आर क्रॉस ओमेगा कीजिए। आपको पता है कि जब डिस्क ऐसे रोटेट करेगा तो ओमेगा का एक्सियल डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, ओमेगा जो है वो बाहर की तरफ है। अगर ओमेगा ऐसे बाहर की तरफ है प्लस के कैप की तरफ, तो वी आर है इधर, वी आर है इधर, वी आर, और ओमेगा वी आर है इधर, और ओमेगा ओमेगा बाहर की तरफ है, ऐसे कल कीजिएगा तो थंब पॉइंट करेगा नीचे की तरफ, मतलब इस पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। और ऑफ कोर्स कोरियोलिस फोर्स कितना होगा, 2m vr ओमेगा। कोरियोलिस फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। जैसे ही कोरियोलिस फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक्चुअल में इस m मास के ब्लॉक पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ऐसे। जैसे ही m मास के ब्लॉक पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ऐसे, तो नॉर्मल निकालिए, नॉर्मल किधर आएगा। अब बोलिएगा कि सर स्लॉट जो है इस पे नॉर्मल लगाएगा इधर की तरफ, तो ऑफ कोर्स m मास के ब्लॉक पे इसका सरफेस जो है स्लॉट, वो ऑफ कोर्स एक और नॉर्मल लगा देगा, ऑफ कोर्स n टेस्ट, और ऑफ कोर्स n टेस्ट का वैल्यू भी कितना होगा, नहीं होगा, ठीक है, इतना। तो सर एक्चुअल में इस m मास के ब्लॉक पे कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, दो तरह के। कितने तरह के नॉर्मल लग रहे हैं, फोर्सेस नहीं बोल रहे, नॉर्मल कितने तरह के लग रहे हैं जो डिस्क अप्लाई कर रहा है, दो तरह के। एक नीचे वाला सरफेस नॉर्मल ऊपर अप्लाई किया, और एक इधर वाला स्लॉट्स इधर की तरफ अप्लाई किया, क्योंकि m मास ब्लॉक जाना चाह रहा था इधर स्यूडो फोर्स के माध्यम से, m मास का ब्लॉक जाना चाह रहा था इधर की तरफ, तो इधर वाला स्लॉट जो है वो m मास के ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया इधर की तरफ। तो सर अगर टोटल नॉर्मल लिखे, अगर टोटल n वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज योर n जो mg के बराबर है, और mg किधर है, नीचे की तरफ है, mg किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है, mg नीचे की तरफ है। तो नॉर्मल है ऊपर की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो ऊपर लिखेंगे प्लस के कैप, प्लस प्लस, नॉर्मल है ऊपर की तरफ, तो ऊपर है तो n हो जाएगा हमारा mg प्लस के कैप, प्लस प्लस। अब बाकी ए वाला नॉर्मल, ए वाला नॉर्मल, तो ए वाला नॉर्मल कितना होगा, तो ऑफ कोर्स ये होगा हमारे पास 2m vr ओमेगा, और ए सर किधर रहेगा, ऑफ कोर्स कोरियोलिस फोर्स है नीचे, तो ए वाला नॉर्मल है ऊपर, ऊपर याद कीजिए कौन सा एक्सिस था, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसका मतलब है, इसका मतलब है यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस जी कैप। बस यहां पे पुट कीजिए, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सर काश किसी तरह ये रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल देते तो काम बन जाता, क्योंकि जब तक रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं पता चलेगा तब तक यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो वी आर अगर आपको निकालना है तो याद कीजिए, वी आर आया था पीछे ए ओमेगा ई का पावर ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा ई का पावर माइनस ओमेगा टी, यही आया था, यस यही आया था, ठीक है। और वी आर इक्वल टू ए और बी का वैल्यू इक्वल आया था, और उसका वैल्यू आया था r/4, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ई का पावर ओमेगा टी प्लस ई का पावर माइनस ओमेगा टी। इस चीज को यहां पर रखिए, जैसे ही यहां पर रखेंगे तो टोटल नॉर्मल फोर्स आ जाएगा डिस्क के द्वारा mg k कैप प्लस 2m, ऑफ कोर्स वी आर इज योर r/4 ओमेगा ई का पावर ओमेगा टी माइनस ई का पावर माइनस ओमेगा, ठीक है। और एक और ओमेगा है, क्योंकि यहां पर तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, और टोटल नॉर्मल फोर्स आ जाएगा मेरे पास mg प्लस के कैप प्लस m ओमेगा स्क्वायर r/2 इंटू ई का पावर ओमेगा टी माइनस ई का पावर माइनस ओमेगा टी। ऑफ कोर्स कौन सा डायरेक्शन है, के कैप। तो दिस इज
टोटल नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय दिस डिस्क। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा, पैराग्राफ में आया हुआ सवाल था, और इस सवाल के 2 पार्ट थे, हमने बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।